हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अर्थशास्त्र के अंतिम अध्याय उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता तथा सूचना के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। हमारे 3 मुख्य टॉपिकों का ये पाठ तकरीबन इस पाठ से एक प्रश्न 4 नंबर का पूछा जा रहा है हर साल। आप लोगों को इस पर पूरा ध्यान देना है कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे उपभोक्ता के बारे में। देखो, उपभोक्ता को सबसे पहले परिभाषित करते हैं कीमत देकर वस्तु या सेवा का प्रत्यक्ष एवं अंतिम उपभोग करने वाला व्यक्ति क्या है? उपभोक्ता है। यह होगी उपभोक्ता की परिभाषा। उपभोक्ता की परिभाषा में कीमत देकर वस्तु या सेवा का प्रत्यक्ष एवं अंतिम उपभोग करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन है? जो वस्तु या सेवा की क्या देता है? कीमत तो देता ही है, साथ साथ वो प्रत्यक्ष एवं अंतिम समय तक उसका क्या करता है? उपभोग करता है। तो क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। तो हम सभी उपभोक्ता हैं जो किसी भी वस्तु या सेवा का क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। बदले में क्या देते हैं? कीमत देते हैं। वही व्यक्ति उपभोक्ता है जो कीमत देता है और कीमत देकर स्वयं उसका प्रत्यक्ष रूप से और उस वस्तु को अंतिम समय तक अगर उपयोग में लेता है तो हम क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। तो ये देखो, उपभोक्ता की परिभाषा भी हो गई। प्रश्न आता है उपभोक्ता कौन होता है? तो आपको ये बात लिखनी है कि जो कीमत देता है और सेवा का प्रत्यक्ष एवं साथ ही साथ अंतिम समय तक उपभोग करता है, वो क्या होता है? उपभोक्ता। अब यहाँ पर है उपभोक्ता जो है उसका शोषण हो रहा है। तो उपभोक्ता शोषण यहाँ पर है, थोड़ा सा देखेंगे, यह बढ़िया टॉपिक है। उपभोक्ता शोषण। उपभोक्ता शोषण के कारण पॉइंट का प्रश्न है, सभी बालक ध्यान देंगे। पहला लिखेंगे उपभोक्ता की अशिक्षा। उपभोक्ता की अशिक्षा उपभोक्ता शोषण का पहला कारण है। उपभोक्ता अशिक्षित है, उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है, इसलिए उसका क्या होता है? उपभोक्ता का शोषण होता है। नंबर 2, अशिक्षा हुआ और क्या लिख सकते हो? अज्ञानता। 2 नंबर बिंदु में लिखो उपभोक्ता शोषण का एक प्रधान जो कारण है वो है उपभोक्ता कानूनों की अपर्याप्तता। उपभोक्ता कानूनों की अपर्याप्तता। 3 नंबर जो बिंदु है, आसान सा बिंदु है, मिथ्या यानी झूठा। वह भ्रामक विज्ञापन। उपभोक्ता को भ्रमित करने के लिए उपभोक्ता के सामने वस्तुओं के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, जिससे उपभोक्ता भ्रमित हो जाता है और वस्तु को खरीद लेता है। फिर उपभोक्ता शोषण का जो चौथा कारण है वो है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के बाद में उदारीकरण व भूमंडलीकरण के कारण उपभोक्ताओं का क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। पैकिंग वस्तुओं को खरीदते समय उपभोक्ता द्वारा सही रूप से क्या नहीं ली जा रही है? जानकारी नहीं ली जा रही है। आदि अनेक कारण है, 10 पॉइंट बन सकते हैं, परंतु आपको 4 बिंदु लिखने हैं। ये उपभोक्ता शोषण के क्या होंगे? कारण होंगे। अब हम उपभोक्ता शोषण के प्रकारों की
चर्चा करते हैं कि किस किस प्रकार है वो उपभोक्ता शोषण है। ये 4 बिंदु आपको बेहतरीन सीखने हैं। अब 4 कारण हम 4 प्रकार देखते हैं कि किस किस प्रकार दुकानदार हमें ठग लेते हैं। शोषण के प्रकार, उपभोक्ता शोषण के प्रकार। प्रकार नंबर 1 में लिखते हैं अधिक मूल्य वर्गों, वस्तु पर लिखे गए मूल्य से अधिक मूल्य लेना। अधिक मूल्य नंबर फर्स्ट होगा। 2 नंबर पर हम बिंदु क्या बना सकते हैं, कम माप तोल। कम माप तोल। 3 नंबर बिंदु जो है वो हमारा फिर 6 में आएगा, मिथ्या तथा भ्रामक विज्ञापन। और चौथा बिंदु है मिलावटी तथा घटिया माल उपलब्ध कराना। भाई घटिया किस्म का माल उपलब्ध करना। अब आप लोगों को बताऊं, इसमें आप ये भी लिख सकते हो अशुद्धता तथा अपमिश्रण। तो ये 4 बिंदु हैं उपभोक्ता शोषण के प्रकार। अब कई बार बच्चा भ्रमित हो जाता है, शोषण के कारण भी याद कर लेता है, प्रकार भी याद कर लेता है, कारणों में प्रकार, प्रकार में कारण लिख देता है। तो यह कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यह शोषण के जो कारण थे उसमें हमने पहला लिखा था उपभोक्ता की अशिक्षा तथा अज्ञानता, उपभोक्ता कानून की अपर्याप्तता। तीसरा बिंदु हमने जो लिखा था वो सेव लिखा था, यानी क्या, मित्रता भ्रामक विज्ञापन। फिर उसमें हमने ये लिखा। अब देखो प्रकार का मतलब है टाइप, किस तरीके से हमें ठगा जाता है। अधिक रुपए ले लिए जाते हैं, हमें कम तौल कर दिया जाता है, मित्रता भ्रामक विज्ञापन एवं मिलावटी तथा घटिया किस्म का माल उपलब्ध कराया जाता है। पैकिंग पर ऊपर नाम लिखा होता है शुद्ध देसी घी, परंतु उसमें अंदर डालडा घी निकल जाता है। तो ये क्या है, अशुद्धता तथा अपमिश्रण या मिलावटी तथा घटिया किस्म का माल उपलब्ध कराना। 4 पॉइंट आपको याद करनी है हर विद्यार्थी को। बच्चा चाहे कमजोर हो चाहे होशियार हो, मेरा मानना है कि पॉइंटों के प्रश्न में उसे दिक्कत नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट उसको आने चाहिए। अब हमारे को उपभोक्ता के कर्तव्य पिछले साल का पूछा हुआ प्रश्न है, फिर भी देखो प्रश्न का मालूम नहीं कब वापिस आ जाए। पहला क्या है, खरीदे गए माल या वस्तु का बिल लेना चाहिए। वस्तु का क्या लो, बिल लो, बिल लेना। नंबर 2 पर आप लिखेंगे हमें, यानी ISO FPO ECO व एक मार्क चिन्ह लगी वस्तु को खरीदना चाहिए। यह प्रमाणीकरण की मोहर है। ISO FPO ECO एक मानक चिन्ह लगी वस्तुओं को ही, मानक चिन्ह लगी वस्तुओं को खरीदनी चाहिए। नंबर 3 पर महत्वपूर्ण बात यहाँ पर उपभोक्ता के है, यानी पैकिंग वस्तुओं पर लगे लेबल को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। अब इसमें मौखिक रूप से बताऊंगा आपको। पैकिंग पर उत्पादक का नाम, पता, बैच नंबर, उत्पादन की तिथि, उपयोग में लेने की अंतिम तिथि, वस्तु में प्रयुक्त संगठक, ये सभी लिखे होते हैं। इन सबको हमें भली भांति पढ़ लेना चाहिए ताकि हमें मालूम चले कि यह उत्पादक है, यह इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, यह उत्पादन की तिथि है। उत्पादन की तिथि को MF डेट बोलते हैं और उपयोग लेने की अंतिम तिथि को EXP डेट बोलते हैं। तो उनको देखना चाहिए और पदार्थ में जो प्रयुक्त संगठक है उनको भली भांति देख लेना चाहिए कि इन मतलब है संगठकों से यह वस्तु बड़ी है। तो लेबल पर इन चीजों को आपको ध्यान में देना है। चौथा जो कर्तव्य जो उपभोक्ता का वह है
माल या वस्तु में दोष उत्पन्न होने की स्थिति में, दोष या खराबी की स्थिति में शिकायत करनी चाहिए, शिकायत करनी चाहिए। और लिखना चाहो तो हमें अधिकृत दुकानों से ही सामान खरीदना चाहिए, से ही सामान खरीदना चाहिए। तो ये तो थे बालकों हमारे क्या उपभोक्ता के कर्तव्य। अब हम उपभोक्ता के अधिकार देखते हैं। देखो उपभोक्ता वाला हमारा टॉपिक थोड़ा लंबा चल रहा है, परंतु देखो पूरा पढ़ना जरूरी है। अब उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता के क्या अधिकार, तो अधिकारों में आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह देखनी है कि उपभोक्ता के जो भी अधिकार हैं उन अधिकारों में सबसे पहले है कौन सा, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। उपभोक्ता के जो भी अधिकार जो हमें दिए गए हैं उनमें से पहला सा कौन सा है, यानी सूचना प्राप्त करने का अधिकार। नंबर 1 सूचना प्राप्त करने का अधिकार। उपभोक्ता वस्तु के बारे में सूचना प्राप्त कर सकता है कि यह वस्तु है वो कब बनी है, इसके क्या गुण है, क्या दोष है आदि की सूचना प्राप्त कर सकता है। दूसरा जो इसका बिंदु है महत्वपूर्ण वो है परिसंकटमय माल, परिसंकटमय माल के विरुद्ध, परिसंकटमय माल के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। उपभोक्ता ऐसी वस्तुएं जो क्या है दोषपूर्ण हो सकती हैं उनके खिलाफ क्या कर सकता है, शिकायत कर सकता है। जिस प्रकार मिलावटी भोज्य पदार्थ हैं जो हमारे जीवन को संकट में पहुंचा सकते हैं, इनके खिलाफ वो क्या कर सकता है, सूचना प्राप्त कर सकता है, शिकायत कर सकता है। दूसरी बात खराब सीमेंट है जिससे हमें जान को नुकसान हो सकता है, उसके खिलाफ क्या कर सकता है वो, यानी शिकायत कर सकता है। तो यहाँ पर दूसरा हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है परिसंकटमय माल के विरुद्ध क्या, संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार। उन वस्तुओं को खरीदने से वो बच सकता है जिससे मनुष्य के जीवन को क्या हो, खतरा उत्पन्न हो। अब है उचित फॉर्म पर 3 नंबर है उचित फॉर्म। फॉर्म का मतलब है देखो 3 फॉर्म हम आइए बताएंगे आपको कि उचित फॉर्म के समक्ष न्याय प्राप्त करने का अधिकार, प्राप्त करने का अधिकार। अब सोचना समझना है कि उचित फॉर्म में 3 फॉर्म है, वो जिला मंच है, राज्य मंच है और अगला क्या, राष्ट्रीय मंच। तो उन उचित फॉर्मों के समक्ष न्याय प्राप्त करने का अधिकार है प्रत्येक उपभोक्ता को। और 4 है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। तो ये 4 आपको अधिकार याद करने हैं उपभोक्ता के। अब हम उपभोक्ता शोषण के बारे में चर्चा करें तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पढ़ेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कब है, 24 क्या है, उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम है वो कब है, 24 अक्टूबर 1986 को जारी हुआ है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। अब प्रश्न यहाँ पर यह बनता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता किन कारणों से हुई, तो उपभोक्ता को शोषण से बचाने और उसे न्याय प्रदान करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता हुई। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से पहले भी बहुत सारे कानूनों को बनाने की प्रक्रिया हुई, परंतु इस
दिशा में सबसे ठोस कदम कब उठाया गया? 24 दिसंबर 1986 को। 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना, इसलिए प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो एक छोटा प्रश्न भी है कि 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस। बालकगण ध्यान देंगे, मैं जल्दबाजी में इसलिए पढ़ा रहा हूं कि एक इलेक्शन 6 कालांश का है, परंतु हम एक ही मतलब वीडियो में पूरे पाठ के 4 नंबर को पूरा करना चाह रहे हैं, इसलिए थोड़ा आपको यानी शॉर्टली बताया जा रहा है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को बना और 24 दिसंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो अब यहाँ पर है, इसके तहत कितने फॉर्म बने हैं? 3 फॉर्म। सबसे पहले कितने स्तर के हैं? तो इसमें देखो एक नाम आता है अपने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत त्रिस्तरीय अर्धन्यायिक जो व्यवस्था है वो किस प्रकार है? सबसे पहले नंबर आता है राष्ट्रीय स्तर। कहां पर है? राष्ट्रीय स्तर। तो राष्ट्रीय स्तर पर है, क्या नाम देंगे? राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच। सबसे बड़ा वही है उपभोक्ता मंच। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। तो ये दिल्ली में स्थित है, ये सबसे बड़ा उपभोक्ता मंच है। 2 नंबर पर है राज्य उपभोक्ता मंच, जो राज्य की राजधानी में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? राज्य की राजधानी में स्थित होता है भाई, होता है। तो हमारे राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तो राजस्थान जो राज्य उपभोक्ता मंच है वो जयपुर में स्थित है। अब राजस्थान सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया? 1987 में। तो 1987 के नियम 7 में क्या लिखा गया है कि राज्य उपभोक्ता मंच का जो मुख्यालय है वो जयपुर में स्थित है। इसमें ये 3 सदस्य है, जो जिला उपभोक्ता मंचों के खिलाफ क्या करता है? सुनवाई करता है, और उसके कार्य दिवस वही होते हैं जो राज्य सरकार के कार्य दिवस होते हैं। और ये 20 लाख रुपए से लेकर यानी 20 लाख रुपए से 1 करोड़ तक के विवादों की सुनवाई करता है। तो ये देख लो आप, 20 लाख से 1 करोड़ रुपए के विवादों की क्या करता है? सुनवाई करता है। अब इसमें देखो, ये 1 करोड़ से अधिक विवादों की सुनवाई करता है। अब समझना है 3 नंबर जिला उपभोक्ता मंच। क्या नाम? जिला उपभोक्ता मंच। जिला उपभोक्ता मंच है वो जिला मुख्यालय में स्थित होता है। इसमें भी यानी मुख्यालय जिला में स्थित होता है। वही कार्य दिवस होते हैं जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे। इसकी जो कार्यवाही है वो चलाने के लिए 3 सदस्य बनाए गए हैं, जिसमें दोनों में, तीनों में, सभी में एक महिला अनिवार्य रूप से होती है। साथ ही साथ ये 1 रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक के विवादों की सुनवाई करती है। अब इस आधार पर हम यहाँ पर बढ़िया तरीके से हम समझें कि जो विवाद निवारण है का जो प्रावधान है, जिला मंच है वो 1 रुपए से 20 लाख रुपए। 2 नंबर पर हमने देखा है या नीचे से राज्य उपभोक्ता मंच जो 20 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की विवादों की सुनवाई करता है। और तीसरा राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच जो दिल्ली में स्थित है, 1 करोड़ रुपए से अधिक की सुनवाई करता है। अब वाद या निर्णय के विरुद्ध अपील, तो अपील का मामला देख लेते हैं थोड़ा सा। जो वाद है, या वाद को क्या बोलते हैं? मालूम? केस बोलते हैं। या जो मतलब है वाद जो है उसके वाद के निर्णय के विरुद्ध अपील देखो, अगर हमें जिला मंच से 90 दिन तक
90 दिन तक है, क्या नहीं हुआ, निर्णय नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो हम 30 दिन के भीतर राज्य उपभोक्ता मंच में क्या कर सकते हैं, अपील। देखो अपील शब्द है वो पहले भी अपने आया है। हम जब पॉलिटिकल पढ़ रहे थे तो वहां पर हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय उसका अपील क्षेत्राधिकार था। अपील का अर्थ होता है वाद या केस को नीचे के न्यायालय से ऊपर के न्यायालय में ले जाना, क्या कहलाता है, अपील। तो 90 दिन तक है, अगर जिला उपभोक्ता मंच किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा तो हम 30 दिन के भीतर राज्य मंच पर क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। अब देखो राज्य मंच के खिलाफ 30 दिन के भीतर राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच में क्या की जा सकती है, शिकायत की जा सकती है। भाई अपील की जा सकती है या शिकायत नहीं, 30 दिन के भीतर राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच पर अपील की जा सकती है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच के निर्णय के खिलाफ भी 30 दिन के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। और सर्वोच्च न्यायालय ने अगर निर्णय दिया, सही दिया, गलत दिया, तो उसके खिलाफ कहीं भी अपील नहीं की जा सकती, उसको अंतिम अपीलीय न्यायालय कहा गया है। तो ये अपील से संबंधित मसला है बालकों, अपील वाले में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अपील जो है वो 90 दिन तक जिला मंच है, वो न्याय नहीं दे पाता है, तो उसको हम क्या करते हैं कि हम कहाँ अपील कर सकते हैं, 30 दिन के भीतर राज्य उपभोक्ता मंच में। राज्य उपभोक्ता मंच अगर हमें न्याय देने में ये विलंब करता है या निर्णय पर नहीं पहुंच पाता है तो हम 30 दिन के भीतर राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच के पास से जा सकते हैं। तो ये था अपने अपील से संबंधित। अब हम पढ़ते हैं विधिक जागरूकता। देखो बेहतरीन प्रश्न है, उम्मीद करता हूं विद्यार्थीगण ध्यान दे लें। विधिक जागरूकता वाला प्रश्न आपके आएगा नहीं। पहले तो विद्युत जागरूकता का आपको क्या बताऊं, मैं अर्थ बताऊं, सभी बच्चे नोट करेंगे। ये बुक में नहीं मिलेगा, ये परिभाषा आपको कहां नहीं मिलेगी, किताब में नहीं मिलेगी। तो विधिक सेवा प्राधिकरण यानी उसका भी अधिनियम होगा, 1987 होगा, विधिक सेवा प्राधिकरण है अधिनियम। देखो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 द्वारा, ये याद रखना आपको। पहला प्रश्न आ गया कि विधिक सेवा अधिनियम या विधिक जागरूकता अधिनियम कब पारित हुआ, तो भारतीय संसद ने 1987 में पारित किया, जो 1995 में लागू हुआ। भाई 1995 में लागू हुआ है, पारित तो कर दिया विधेयक तो, परंतु उसे लागू करने में फिर और विलंब हुआ, तो 1995 में लागू हुआ है। तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत गठित के द्वारा, अधिनियम 1987 के द्वारा या 1987 के तहत गठित जो भी सेवा संस्थान है, सेवा संस्थाओं द्वारा गठित है, सेवा संस्थानों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं, संस्थाओं के द्वारा जो जन कल्याण है, जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ क्या भी आएगा, कानून एवं संशोधित नियम या कानून, योजनाओं एवं संशोधित जो कानून है, कानूनों के बारे में नागरिकों को क्या देना, जानकारी प्रदान करना विधिक जागरूकता कहलाता है। भाई विधिक जागरूकता कहलाता है। आपको ये परिभाषा सब बच्चों को याद करनी है
क्या परिभाषा याद करनी है कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत गठित सेवा संस्थाओं द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं एवं संशोधित कानूनों या नियमों की जानकारी समाज के सभी नागरिकों तक पहुंचाना या समाज के सभी नागरिकों को प्रदान करना, ये क्या है, विधिक जागरूकता कहलाता है। बहुत मोस्ट प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ 100% यही प्रश्न आपके परीक्षा में आएगा। अब इसके विधिक जागरूकता के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय, देखो बिंदु हमारे क्या है, ये तो रहने दो भी। विधिक जागरूकता के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय, मोस्ट प्रश्न है भाई, को 4 बिंदु ये प्रश्न है। देखो पहली परिभाषा, विधिक जागरूकता क्या है, विधिक जागरूकता के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय। तो उपाय जो है वो 4 उपायों की चर्चा करेंगे। पहला है साक्षरता शिविरों का आयोजन, साक्षरता शिविरों का आयोजन। इसमें क्या लिखोगे, विधिक जागरूकता दल या टीम के द्वारा विद्यालय, महाविद्यालय एवं सार्वजनिक स्थलों पर, यानी विधिक जागरूकता जो कार्यक्रम है उसका क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, शिविरों को लगाया जाता है विधिक जागरूकता टीम के द्वारा विद्यालय, महाविद्यालय और सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक स्थल गांव का चौपाल मान लो, उस पर यानी विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाता है। तो सबसे पहला हो गया क्या, विधिक जागरूकता के लिए उपाय में विधिक साक्षरता शिविरों का क्या करना, आयोजन करना भाई। तो साक्षरता शिविरों में 1 नंबर हो गया पॉइंट, और 2 नंबर हमारा होगा कानून संबंधी कार्यक्रमों का प्रसारण। बढ़िया प्रश्न है, कानून संबंधी जो कार्यक्रम है, कार्यक्रमों का क्या करना, प्रसारण करना। तो यह प्रसारण किसके माध्यम से करेगा, दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से। कानून की बात कार्यक्रम है वो शनिवार और रविवार को 6:30 बजे और 7 बजे दूरदर्शन और आकाशवाणी पर कानून की बात कार्यक्रम है वो प्रसारित की जाती है। कानून संबंधी कार्यक्रम का प्रसारण करना दूसरा पॉइंट है। अब आ जाएगा लघु पुस्तिकाएं, लघु या पर्चे लिख सकते हो आप, पर्चे व पुस्तिकाओं